हेलो एवरीवन। जैसे ड्रामा स्टार्ट होता है तो हम मेल और फीमेल लीड को देखते हैं। फीमेल लीड नैंशिंग एक साइकाट्रिस्ट है और मेल लीड त्यान उसका पेशेंट है और उसका इलाज करते हुए उसे त्यान से मोहब्बत हो जाती है और त्यान भी पागलों की तरह उससे मोहब्बत करने लगता है और वो नैंशिंग को लेकर बहुत ज़्यादा पोजेसिव था। वो नहीं चाहता था कि वो एक मिनट के लिए भी उससे दूर हो। उसने उसे अपने विला में कैद कर लिया था और नैंशिंग भी उसके साथ खुश थी। मगर टाइम के साथ उसे रियलाइज़ होता है कि वो वर्ल्ड से कट चुकी है और उसकी लाइफ अब नॉर्मल नहीं। वो वहाँ से भागना चाहती थी मगर त्यान उसे भागने नहीं देता। एक दिन नैंशिंग उसकी नेक पर ड्रग का इंजेक्शन लगाती है तो त्यान बेहोश हो जाता है। नैंशिंग को लग रहा था कि अब वो यहाँ से फ्री भाग सकती है। जैसे ही नैंशिंग दरवाज़ा खोलने लगती है तो त्यान अपनी नेक से इंजेक्शन निकाल लेता है। नैंशिंग चिल्लाती है कि कोई बाहर से दरवाज़ा खोलो। त्यान हंसने लगता है तो बोलता है कि ये सिर्फ मेरे फिंगरप्रिंट से खुलेगा और तुम यहाँ से भाग नहीं सकती। नैंशिंग को हर हाल में यहाँ से भागना था। वो उसकी फिंगर काटने लगती है तो नैंशिंग हंसने लगते हैं तो बोलते हैं कि क्या पता कि जो फिंगर तुम काट रहे हो वो रॉन्ग हो। मगर नैंशिंग उसकी फिंगर काट लेती है तो त्यान और हंसने लगते हैं और बोलते हैं कि तुमने तो करेक्ट फिंगर काटी। नैंशिंग उसका फिंगरप्रिंट यूज करती है तो दरवाज़ा खुल जाता है। वो वहां से भाग जाती है और त्यान चिल्लाता रहता है कि प्लीज मुझे छोड़कर ना जाओ, बाहर के वर्ल्ड सेफ नहीं। और त्यान रोते हुए 2 साल याद करते हैं कि दोनों पागलों की तरह एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। वो बोलते हैं कि चाहे तुम कहीं भी भाग जाओ मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। और फिर हम 2 साल बाद का सीन देखते हैं। नैन्सी की शादी सू फैमिली के यंग मास्टर मो से फिक्स हो जाती है और वो बहुत ज़्यादा खुश थी क्योंकि उसे लग रहा था कि उसकी लाइफ नॉर्मल होने वाली है। और फिर हम शादी का सीन देखते हैं। जैसे नैनचिंग और सुमो शादी करने लगते हैं तो गैस के फ़ोन पर एक न्यूज़ आने लगती है तो सब न्यूज़ देखने लगते हैं। नैनचिंग हैरान होकर गैस को देखने लगती है कि शादी छोड़कर सब क्या देख रहे हैं। तभी नैन्सी की मॉम बोलती है कि त्यान तो वापस आ गया और नैन्सी को तो यही पता था कि उसकी डेथ हो चुकी है। सुमो न्यूज़ देखते हैं तो अपना सेल फोन नैन्सी के सामने करता है। रिपोर्टर्स त्यान को पूछ रहे थे कि हमने सुना था कि आपकी डेथ हो गई तो आप वापस कैसे आ गए। त्यान बोलता है कि मेरी डेथ नहीं हुई थी और जो कुछ मैंने खो दिया है मैं वो सब वापस लेने आया हूँ। और फिर वो पागलों की तरह एकदम से हंसने लगते हैं तो बोलते हैं कि मैं आप सबको अपनी और नैन्सी की शादी में इनवाइट कर रहा हूँ। और वो रिंग दिखाकर नैन्सी को बोलते हैं कि तुम्हारे लिए सरप्राइज है। नैन्सी और सुमो की शादी हो जाती है मगर वो बहुत डरी हुई थी तो सुमो के गार्ड्स उनके विला को हर तरफ से घेरे हुए थे। नैन्सी डरते हुए बाहर देखती है तो सुमो से बोलते हैं कि डरने की जरूरत नहीं, एक मक्खी भी अंदर नहीं आ सकती। नैन्सी उसे बोलती है कि वो मक्खी नहीं, एक घूस्ट है और उसे यहाँ आने से कोई नहीं रोक सकता। और वो क्योंकि बहुत ज्यादा डरी हुई थी तो सुमो से बोलते हैं कि मैं तुम्हारे पास बैठा हूँ तो तुम सो जाओ। वो सोफे पर बैठ जाता है और नैनचिंग सो जाती है। और जैसे वो जागती है तो देखती है कि सुमो सोफे पर बैठा सोया हुआ है। तभी उसे किसी के पाँव की आवाज़ आती है तो वो बाहर जाती है और सामने त्यान खड़ा था। नैनचिंग एक बार उसे और एक बार सुमो को देखती है तो बहुत ज़्यादा डरने लगती है और वो सुमो की तरफ भागने लगती है कि त्यान उसकी नेक पकड़ लेता है और फिर वो उसे अफेक्शन दिखाने लगते हैं। नैनचिंग क्योंकि उसके पागलपन को जानती थी तो वो कुछ नहीं कर पाती। और जैसे नैनचिंग जागती है तो वो सोफे को देखती है और सुमो ने से बोला था कि मैं यहीं बैठा हूँ तो तुम सो जाओ, जब तुम जागोगी तो सब कुछ ठीक हो चुका होगा। और जैसे मुड़कर बेड पर देखती है तो वहाँ त्यान था। वो उसे देखकर डर जाती है। त्यान उसे देखकर स्माइल करने लगता है। नैनचिंग पूछती है कि तुम यहाँ कैसे आए और मेरा हस्बैंड कहाँ है। त्यान उसे बोलता है कि अगर तुमने उसे अपना हस्बैंड बुलाया तो शायद लाइफ भर के लिए उसे तुम देख ना पाओ। नैनचिंग उसे पूछती है कि तुमने उसके साथ क्या किया है। त्यान बोलता है कि बस उसकी एक फिंगर काटी और अपने हाथ पर लगा ली और अपनी तरफ से वो नैन्सी को रिमाइंड करवा रहा था कि तुमने मेरी फिंगर काटी थी। वो उसके नाक को टच करते हैं तो नैन्सी और डरने लगती है और फिर उसे पूछती है कि तुम वापस क्यों आए हो। त्यान बोलता है कि ये तो क्लियर है कि मैं तुम्हारी शादी खराब करने आया हूँ। नैन्सी उसे बोलती है कि तुम्हें रिवेंज लेना है तो मुझसे लो मगर सुमो को इस सब में इन्वॉल्व ना करो। और 2 साल पहले तुमने मुझे अपने विला पर बंदी बनाकर रखा था तो मुझे वैसी लाइफ पसंद नहीं। और बोलती है कि मैं सुमो की वाइफ हूँ और उसी के साथ रहना चाहती हूँ। त्यान से बोलता है कि मिस्टेक तुम्हारी थी कि तुम मुझे क्योर ना कर सकी तो मैंने तुम्हें बंदी बना लिया। नैन्सी से बोलती है कि अगर मैं तुम्हें क्योर करने में फेल हो गई थी तो कोई दूसरा डॉक्टर ढूंढ दे। त्यान से बोलता है कि बहुत से डॉक्टर्स को ढूंढा था मगर वो भी मुझे क्योर नहीं कर सके। और फिर उसे बोलता है कि तुम्हारी मेंटल हेल्थ भी मेरे जैसी है तो क्या किसी नॉर्मल पर्सन से शादी करके तुम समझती हो कि तुमने रिकवर कर लिया है। नैन्सी उसे बोलती है कि तुम्हें छोड़ते ही मैं ठीक हो गई थी। त्यान से बोलता है कि मैं तुम्हारी जिस तरह स्ट्रांग नहीं हूँ और जब तुम मुझे छोड़ कर गई तो मेरी कंडीशन और ख़राब होने लगी।
वो उसे सीड्यूस करने लगता है। नैनसिंग उसे देखने लगती है तो त्यान उसे बोलता है कि जब तुम ऐसे मुझे देखती हो तो मुझे तुम पर और प्यार आता है। और फिर उसे बोलते हैं कि क्या तुम सुमो को ऐसी नज़र से तो नहीं देखती। नैनसिंग उसे बोलती है कि बताओ तुम मुझसे क्या चाहते हो। त्यान बोलता है कि मुझे भूख लगी है। नैनसिंग जाने लगती है तो त्यान उसे रोक लेता है और बोलता है कि मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो। नैनसिंग बोलती है कि हम दोनों जानते हैं कि हम एक दूसरे से मोहब्बत नहीं करते। त्यान बोलता है कि मुझे पता है कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो। नैनसिंग बोलती है कि मैं जाकर खाना बनाती हूँ। वो जाने लगती है तो त्यान उसे बोलता है कि खाना एक्स्ट्रा बनाना, क्योंकि तुम्हारे हस्बैंड का बहुत ज़्यादा ब्लड वेस्ट हो चुका है। अगर बेचारा कुछ खाएगा नहीं तो वो मर जाएगा। नैनसिंग समझ जाती है कि उसने सुमो को किडनैप किया है। वो नीचे जाती है तो अपनी बेस्ट फ्रेंड को कॉल करती है कि अगर 1 घंटे में मैंने तुमसे कांटेक्ट नहीं किया तो पुलिस को कॉल करना, और बताती है कि त्यान यहाँ है। और फिर उसे याद आता है कि त्यान उसे उस नेकलेस के बारे में पूछेगा जो उसने उसे गिफ्ट किया था। वो अपनी फ्रेंड को नेकलेस की पिक्चर करती है तो बोलती है कि चाहे कहीं से भी अरेंज करो, मुझे ऐसा नेकलेस चाहिए। तभी त्यान नीचे आता है तो नैनजिंग उसे नूडल्स देती है। त्यान उसे बोलता है कि मुझे तुम्हें शादी का गिफ्ट देना है। वो बॉक्स खोलता है तो उसमें कटी हुई फिंगर थी। नैनजिंग बहुत ज़्यादा डरने लगती है, मगर त्यान बहुत खुश हो रहा था। वो उसे पूछता है कि सरप्राइज कैसा लगा, और फिर उसे बताता है कि तुमने मेरी फिंगर काटी थी तो मैंने उसे फिर से इम्प्लांट करवा लिया, मगर तुमसे रिवेंज लेने को मैंने तुम्हारे हस्बैंड की फिंगर काटी। और फिर वो उसे खाने लगते हैं तो नैनजिंग बहुत ज़्यादा डरने लगती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसका दिमाग पूरी तरह से चल चुका है। त्यान बहुत ज़्यादा हंसने लगते हैं और बोलते हैं कि ये सिर्फ एक मजाक था, क्योंकि ये केक की फाउंडर थी। और वो बहुत खुश हो रहा था कि उसने नैनजिंग को डरा दिया। वो नूडल्स खाने लगते हैं और बोलते हैं कि सिर्फ तुम्हारे हाथ की बनाई हुई नूडल्स मेरे स्टमक को फुल करती हैं। और फिर वो उसे पूछता है कि मेरा दिया हुआ लव टोकन कहाँ है। अब ये ना बोलना कि तुमने उसे फेंक दिया। नैनजिंग उसके गले में नेकलेस देखती है तो पास को याद करने लगती है। फ्लैशबैक में देखते हैं कि त्यान अपने हाथों से दोनों के लिए एक एक नेकलेस बनाता है, और जब वो दूसरा नेकलेस बना रहा था तो उसकी फिंगर पर कट लग जाता है। नैनजिंग वरीड होने लगती है तो फर्स्ट एड बॉक्स लाने लगती है, मगर त्यान उसे रोक लेता है और बोलता है कि अच्छा होगा कि एक का नेकलेस साफ रहे और दूसरे पर ब्लड का निशान रहेगा, और ये हमारी मोहब्बत की याद होगी। और नैनजिंग भी उतनी ही क्रेजी थी तो वो अपने हाथ पर काट लगाती है तो दूसरे नेकलेस पर अपना ब्लड डालती है। त्यान शॉक रह जाता है और उसे अपनी इंजरी की नहीं, सिर्फ नैनजिंग की इंजरी की परवाह थी। वो उसकी फिंगर से ब्लड साफ कर लेते हैं। नैनजिंग स्माइल करने लगती है और फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं। त्यान बोलता है कि पहले मुझे लव टोकन दिखाओ तो फिर अपने हस्बैंड से मिल सकती हो। नैनजिंग उसे बोलती है कि हम दोनों से दूर रहो, तुम सिर्फ एक आउटसाइडर हो। त्यान हंसने लगते हैं तो बोलते हैं कि आज रात लव टोकन पहनकर मुझसे मिलने आना तो फिर हम लोग बात करेंगे। वो वहां से चला जाता है। नैनजिंग की बेस्ट फ्रेंड नेकलेस का अरेंज कर देती है। नैनजिंग रात को नेकलेस पहनती है तो अपनी पुरानी जगह वो त्यान से मिलने आती है, मगर वो बहुत डरी हुई थी, क्योंकि वो जानती थी कि अगर त्यान ने नेकलेस पहचान लिया तो अच्छा नहीं होगा। और सबसे ज़्यादा फिक्र उसे सुमो की थी, क्योंकि वो इनोसेंट था। त्यान उसे छेड़ने लगते हैं कि तुम्हारी हार्ट बीट फास्ट हो रही है। नैनजिंग उसे बोलती है कि अगर हार्ट बीट रुक जाए तो इंसान मर जाता है। त्यान उसकी बात सुनकर हंसने लगते हैं और बोलते हैं कि मैं तो टेम्पो की बात कर रहा था। और फिर वो चुटकी बजाता है तो वेटर्स खाना सर्व करती है। नैनजिंग मेडिसिन निकालती है तो हाथ त्यान के सामने करती है। त्यान उसका हाथ पकड़ते हैं तो कैप्सूल मुंह में डाल लेता है, और फिर वो प्रिटेंड करता है कि उसने मेडिसिन खा ली है। नैनजिंग खुश होने लगती है, मगर तभी त्यान मेडिसिन फेंक देता है और बोलता है कि अब तुम मेरी डॉक्टर नहीं हो तो मैं तुम्हारी दी हुई मेडिसिन नहीं खाऊंगा, और वैसे भी प्राइवेटली लिखी हुई मेडिसिन रिलायबल नहीं होती। नैनजिंग उसे बोलती है कि सुमो कहाँ है। त्यान उसे बोलता है कि पहले चुपचाप खाना खाओ तो फिर उसे मिल सकती हो। नैनजिंग खाना खाने लगती है। त्यान उसे पूछता है कि क्या तुम्हें हमारी पहली मुलाकात याद है। फ्लैशबैक में देखते हैं कि नैनजिंग को एक नया केस मिलता है, और त्यान एक्चुअली डॉक्टर चीन का पेशेंट था, मगर डॉक्टर चीन 6 मंथ के लिए अब्रॉड ट्रिप के लिए गया था। तो त्यान वाला केस उन्होंने नैनजिंग के हैंड ओवर किया था। नर्स नैनजिंग को केस की फाइल ला कर देती है तो नैनजिंग केस पढ़ के बोलती है कि केस तो बहुत डेंजरस है, क्योंकि पेशेंट को ऐसी डिजीज है कि कभी वो बहुत डिप्रेशन में चला जाता है और कभी बहुत ज़्यादा खुश होने लगते हैं। उसे अपने इमोशन पर कंट्रोल नहीं। नर्स उसे वार्न करती है कि डॉक्टर जी ने बोला था कि पेशेंट बहुत डिफिकल्ट है। तभी त्यान आता है तो नैनजिंग को देखकर स्माइल करने लगता है और बताता है कि मेरा नाम त्यान है, मैं आपका पेशेंट हूँ, डॉक्टर जी ने मुझे आपके पास भेजा। नैनजिंग उसकी स्माइल देखती है तो फर्स्ट साइड में उसे उससे मोहब्बत होने लगती है। वो सोचती है
कि इसकी स्माइल बहुत खूबसूरत है और देखने में लगता है कि जैसे कि रिबोट हो, मगर इसकी आंखों में देखा जाए तो एक कैद और बेबसी है। और वो उसे बहुत इम्प्रेस होती है तो सोचती है कि मैं इसे ठीक कर सकती हूँ। वो त्यान का इलाज करने लगती है और सबसे पहले वो इस चीज़ का इलाज करती है कि सोते हुए त्यान को चलने की बीमारी है और ये बीमारी क्योर हो जाती है। तो त्यान फिर उसके पास आता है तो बोलता है कि अब मुझे नींद नहीं आती, और वो कोई ना कोई बीमारी का बहाना करता और नैन्जिंग से मिलने आ जाता था। और हॉस्पिटल में हर किसी को यही लग रहा था कि त्यान बिल्कुल ठीक है और नैन्जिंग से मिलने के लिए वो सिर्फ बहाने ढूंढता है। नैन्जिंग उसका इलाज करती है और एक दिन एक सेशन के दौरान त्यान सोया हुआ था। नैन्जिंग उसे किस कर लेती है और फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं। त्यान उसके फेस एक्सप्रेशन देखते हैं तो बोलते हैं कि क्या तुम्हें सब याद आ गया। नैन्जिंग बोलती है कि मैंने तुम्हारी हर याद खत्म कर दी है और ऐसे समझ लो कि मैंने उन्हें टॉयलेट के फ्लश में डालकर बहा दिया है, तो कुछ भी वापस नहीं आ सकता। ध्यान बोलते हैं कि क्या इसका मतलब ये कि तुम मुझसे बहुत ज़्यादा नफरत करती हो, मगर मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम हर दिन मेरे बारे में सोचती रहती हो। नैन्सी उसे बोलती है कि मैंने सुना है कि तुम्हारी तो डेथ हो गई थी और मैंने तो इस बात को सेलिब्रेट भी किया था। नैन्सी उसे बोलते हैं कि डेथ मेरी नहीं, मेरे फादर की हुई थी और 2 साल मुझे विरासत पाने के लिए बहुत सवेर फाइट करनी पड़ी और इस दौरान मैं ऑलमोस्ट मार ही गया था, मगर सिर्फ तुमसे मिलने की आस ने मुझे जिंदा रखा। नैन्जिंग बोलती है कि इसका मतलब ये कि तुमने केस जीत लिया है। ध्यान स्माइल करके हाँ बोलता है। नैन्जिंग बोलती है कि अच्छा हुआ कि तुम्हें सब कुछ मिल गया, दौलत और पावर, हर चीज़ तुम्हारे पास है। ध्यान बोलते हैं कि सबसे खुशी की बात यह है कि तुम अभी भी मेरे पास हो। नैन्जिंग से पूछती है कि सुमो कहाँ है। ध्यान कुछ नहीं बताता तो नैन्जिंग बहुत गुस्से में आने लगती है और बोलती है कि मैं तुमसे फिर पूछ रही हूँ कि सुमो कहाँ है। बाहर एक गाड़ी खड़ी थी तो त्यान इशारा करते हैं कि वो वहाँ है। नैन्जिंग पागलों की तरह भागती जाती है तो कार का दरवाजा खोल लेती है, मगर सामने एक आदमी को देखती है तो शॉक रह जाती है। वो कार का दरवाजा बंद कर देती है और त्यान सिर्फ ये जानना चाहता था कि वो सुमो के लिए कितनी ज्यादा पोजेसिव है। नैन्जिंग उसे पूछती है कि बताओ सुमो कहाँ है। त्यान उसे बोलता है कि जो नेकलेस तुमने गले में पहन रखा है ये फेक है, क्योंकि जो नेकलेस मैंने तुम्हें दिया था वो बहुत यूनिक था और अपनी तरफ से वो उसे ये जता रहा था कि तुमने फेक नेकलेस पहना है तो सुमो से नहीं मिल सकती। सुमो नेकलेस निकालती है तो फेंक देती है और बोलती है कि मैंने उसे बहुत पहले ही खो दिया था। और फिर उसे बोलती है कि 2 साल पहले मैंने मिस्टेक की कि तुम्हारी उंगली काटी और चाहो तो मेरी सारी उंगलियां काट लो, मगर सुमो को हर्ट ना करो। और बोलती है कि मैं मैरिड हूँ तो नॉर्मल लाइफ जीना चाहती हूँ। और त्यान तो उससे इतनी ज़्यादा मोहब्बत करता था कि उसकी फिंगर पे एक काट भी लग जाए तो वो परेशान होने लगता था। वो बोलता है कि मैं तुम्हारी फिंगर नहीं काट सकता, हम दोनों के बीच में कोई भी ग्राज नहीं, सिर्फ मोहब्बत है। नैजिंगो से पूछती है कि सुमो को वापस करने के लिए तुम्हें क्या चाहिए। त्यानो से बोलता है कि जब तक तुम मुझे पूरी तरह क्योर नहीं कर लेती मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। वो उसे सीड्यूस करने लगता है। कार वाला बंदा शाउट करने लगता है कि ये तुम क्या कर रहे हो। त्यान नैन्सी को ले जाता है और घर लाकर वो फिर से उसे अफेक्शन दिखाने लगते हैं। तभी नैन्सी का फोन रिंग होने लगता है तो वो त्यान को इशारा करती है कि तुम चुप रहना, और कॉल सुमो की थी। नैन्जिंग उससे पूछती है कि तुम कहाँ हो। सुमो से बोलता है कि कल हम दोनों डिवोर्स ले रहे हैं। नैन्जिंग समझ आती है कि ये काम त्यान का है तो वह हैरान होकर उसे देखने लगती है। सुमो बोल रहा था कि कल सुबह 9 बजे मैं सिविल ब्यूरो के बाहर तुम्हारा वेट करूंगा। नैन्जिंग बात करने लगती है तो सुमो फोन बंद कर देता है। नैन्जिंग त्यान से बोलती है कि तुमने उसे क्या बोला है। त्यान बोलता है कि मैंने कुछ नहीं किया, उसने खुद से डिसीजन लिया है, मगर रियलिटी यही थी कि उसने सुमो को फोर्स किया था कि वो नैन्सी को डिवोर्स दे दे। और फिर वो बोलता है कि मुझे पता है कि तुम दोनों के बीच में मोहब्बत नहीं, तो तुम दोनों को सेपरेट हो जाना चाहिए, और मानो या ना मानो इस बार मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। नेक्स्ट डे त्यान नैन्सी को सिविल ब्यूरो लाता है तो उसके कान में एयरबड लगाकर बोलता है कि जैसा मैं बोलूँ वैसा करना, और याद रखना कि मेरे अलावा तुम किसी और से मोहब्बत नहीं कर सकती। और फिर उसे बोलता है कि जब सुमो से मिलो तो उसे जोर से स्लैप करना। नैन्जिंग सुमो को आते देखती है तो भागते कार से बाहर निकलती है। त्यान वहीं बैठे रहता है। नैन्जिंग भागती सुमो के पीछे जाती है तो आवाज़ देकर उसे रोक लेती है। वो उसे पूछती है कि क्या तुम ठीक हो और इन दिनों तुमने क्या किया। नैन्जिंग क्योंकि उसके कांटेक्ट में था तो बोलते हैं कि किसी और को लेकर कंसर्न दिखा रही हो, मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा। नैन्जिंग बहुत गुस्से में आ रही थी। सुमो बोलते हैं कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर सका तो अच्छा है कि हम दोनों सेपरेट हो जाएं। त्यान नैन्जिंग को बोल रहा था कि सुमो को जोर से स्लैप करो, मगर नैन्जिंग सुमो को स्लैप नहीं करती। तभी सुमो सडनली नैन्जिंग को जोर से स्लैप करता है तो वो शॉक रह जाती है। त्यान नैन्जिंग से पूछता है कि क्या सुमो ने तुम्हें स्लैप किया है, अगर ऐसा है तो मैं उसकी जान ले लूंगा।
सुमो सॉरी करते हैं तो वो अंदर चला जाता है। त्यान नैन्सी को बोलता है कि तुमने सुमो को चूज किया तो देखो उसने तुम्हारे साथ क्या किया और मैं उससे बेटर हूँ। और अगर कोई मुझे बोलता कि मैं किसे चूज करूंगा तो मैं हर हाल में तुम्हें ही चूज करता। सुमो सैड होकर पास को याद करती है क्योंकि जब वो त्यान के साथ रहने लगी थी तो एक दिन त्यान उसे बोलता है कि हम दोनों सेपरेट ना हो तो हम दोनों अपने हाथ को चेन से बांध लेते हैं। नैन्सी को उसे बोलती है कि हम जितनी मोहब्बत करते हैं हमें चेन्स की क्या जरूरत, हम एक रुमाल ही से अपने हाथों को बांध लेते हैं। और फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं त्यान नैन्सी को उसकी बातें याद दिलाता है तो नैन्सी बहुत गुस्से में आती है। वो हैंड फ्री वहीं फेंकती है तो अंदर चली जाती है और सुमो उसकी तरफ देखता भी नहीं तो बोलते हैं कि मैरिज सर्टिफिकेट दो। दोनों अपना अपना मैरिज सर्टिफिकेट जमा करवाते हैं तो डिवोर्स हो जाती है। मगर 1 मंथ के लिए कूलिंग पीरियड का टाइम मिलता है। नैन्सी बाहर आती है तो डिवोर्स का पेपर त्यान के मुंह पर मारती है। त्यान उसके फेस को टच करने लगते हैं तो नैन्सी गुस्से में उसका हाथ पीछे कर देती है। त्यान उसे बोलते हैं कि क्या वो तुम्हारा आइडियल पर्सन है और जब प्रोटेक्शन की बारी आई तो उसने खुद को प्रोटेक्ट किया और तुम्हें छोड़ दिया और जो क्राइसिस में तुम्हारा साथ ना दे वो तुमसे मोहब्बत नहीं करता। नैन्सी उसे बोलती है कि थैंक्स, तुमने दूसरों को फोर्स किया कि मुझे स्लैप करें। नैन्सी उसे बोलती है कि ये बात मुझे अब समझ आई कि मैडनेस और नॉर्मल के बीच सिर्फ एक बारीक सी लाइन होती है और अगर कोई नॉर्मल पर्सन वो लाइन क्रॉस कर दे तो मैड बन जाता है। तभी सुमो बाहर आता है तो त्यान उसे देखकर बहुत गुस्से में आता है और सुमो जैसे जाकर कार में बैठते हैं तो त्यान कार स्टार्ट कर लेते हैं। नैन्जिंग समझ जाती है कि वो सुमो को हर्ट करने वाला है और पहली बार वो सुमो को हिट करने लगते हैं कि सुमो बच जाता है। दूसरी बार त्यान कार की स्पीड और बढ़ाता है तो सुमो को हिट करने लगता है। मगर नैन्जिंग आती है तो त्यान की कार के सामने खड़ी हो जाती है। त्यान बहुत मुश्किल से कार स्टॉप करता है और त्यान यही चाहता था कि सुमो से डर जाए। सुमो डरने लगते हैं तो कार लेकर भाग जाता है। त्यान हंसने लगता है और फिर वो नैन्जिंग को बोलते हैं कि ये गुड न्यूज़ है, मैं शादी कर रहा हूँ। नैन्जिंग न्यूज़ याद करती है कि उसने रिपोर्टर्स को बोला था कि मैं आप सबको अपनी और नैन्जिंग की शादी में वेलकम करता हूँ और उसे यही लग रहा था कि वो उसे प्रपोज करने वाला है। मगर त्यान बोलता है कि ब्राइड तुम नहीं हो। नैन्जिंग उसे बोलती है कि फिर मेरी शादी खराब क्यों की। त्यान बोलता है इसलिए कि मैं सिख हूँ। नैन्जिंग उसे टीज करते शादी के लिए बेस्ट विशेष देती है तो वहां से जाने लगती है। मगर त्यान उसे रोक देता है और बोलते हैं कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं तो मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता। नैन्जिंग उसे बोलती है कि तुम क्या चाहते हो, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी मिस्ट्रेस बनकर रहूं। त्यान बोलते हैं कि नहीं, मैं बीमार हूँ तो तुम्हें अपने पर्सनल साइकियाट्रिस्ट हायर कर रहा हूँ। नैन्जिंग बोलती है कि क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं तुम्हें मार दूंगी। त्यान हंसने लगते हैं तो बोलते हैं कि अगर तुम ऐसा करोगी तो मैं हर पल एंजॉय करूंगा। नैन्जिंग से बोलती है कि तुम जानते हो कि पहले भी मैं तुम्हें क्योर नहीं कर सकी। त्यान बोलते हैं कि इस बार कर लोगी। नैन्जिंग चली जाती है तो त्यान बहुत खुश हो रहा था कि नैन्जिंग फिर से उसके साथ रहेगी। नैन्जिंग घर जाती है तो त्यान की बातें याद कर रही थी। त्यान ने उसे बोला था कि ब्राइड तुम नहीं हो मगर मैंने तुम्हारी शादी के लिए जोड़ा बनवाया है तो टाइम पर रेडी होकर आ जाना। तभी नैन्जिंग की मॉम आती है तो उसे जोर से स्लैप करती है और बोलती है कि शादी करते ही तुमने डिवोर्स ले ली और हमारी इज्जत खराब कर दी। और बोलती है कि सबसे ज्यादा एम्बेरस डोंग हुआ है और डोंग उसका तीसरा या चौथा हस्बैंड है। नैन्जिंग बोलती है कि डोंग के कारण आप मुझे स्लैप कर रही हैं क्योंकि डोंग सू फैमिली के साथ बिजनेस करता है और मुझे तो वैसे भी डोंग से इतनी ज्यादा नफरत है कि मुझे उसकी कोई भी चीज पसंद नहीं और फिर मैं उसके चूज किए हुए बंदे से शादी क्यों करती। मॉम बोलती है कि ये ना भूलो कि वो तुम्हारा स्टेप डैड है और तुम्हारे रियल फादर ने तुम्हें अकेला छोड़ दिया था और अगर डोंग हमारा खर्चा न उठाता तो सोचो तुम्हारा क्या होता। और शादी भी उसने तुम्हारी भलाई के लिए करवाई और सुमो से बेटर पर्सन तुम्हें नहीं मिल सकता। तभी नैन्सी का रियल फादर आता है तो बोलते हैं कि तुमने बहुत अच्छा किया कि डोंग के सिलेक्ट किए हुए लड़के से तुमने डिवोर्स ले ली। और फिर दोनों ही आपस में लड़ने लगते हैं। मॉम बोलती है कि तुमने हम दोनों को मरने के लिए अकेला छोड़ दिया। डैड बोलते हैं कि देखो तुमने कैसे लोगों से शादी की, उन्होंने मेरी बेटी की इज्जत खराब कर दी। और दोनों पागलों की तरह एक दूसरे की बातें याद दिला रहे थे मगर वो नहीं जानते थे कि नैन्जिंग इस हब में कितना हर्ट हो रही है। और डैड तो जानता था कि डोंग ने नैन्जिंग को असल्ट किया था तो वो बोलते हैं कि क्या तुम भूल चुकी हो कि डोंग जेल क्यों गया था। और नैन्जिंग चाहती थी कि ये एक्सीडेंट वो हमेशा के लिए भूल जाए मगर पेरेंट्स थे कि एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए उसकी पेनफुल मेमोरीज को याद दिला रहे थे। डैड बोलते हैं कि त्यान शंघाई ग्रुप का प्रेसिडेंट है तो तुम उससे शादी करो। मॉम बोलती है कि नहीं, तुम सिमो से फिर से शादी करो। डैड गुस्से में आता है तो बोलते हैं कि क्या तुम चाहती हो कि ये उस लड़के से शादी करे जिसे डोंग ने सिलेक्ट किया है और क्या तुम्हें डर नहीं कि वो डोंग की तरह से हर्ट करेगा।
नैनजिंग बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आती है। पास की मेमोरीज उसके माइंड में फ्लैश होने लगती हैं कि डोंग कैसे उसे बुली किया करता था। वो शाउट करती है कि दोनों चुप हो जाओ। वो बहुत अपसेट होती है तो अपने कमरे में चली जाती है। उसकी मॉम ने जब दूसरी शादी की थी, एक रात नैनजिंग घर पर अकेली थी तो डोंग उसे सल्ट करता है और नैनजिंग चाह कर भी इस मेमोरी को भूल नहीं पाई थी और वो हर उस पर्सन से नफरत करती थी जो उसके सामने डोंग का नाम लेता। वो पास की मेमोरीज को भुलाने के लिए बाहर चली जाती है तो रोड पर वॉक करने लगती है और फिर हम शादी के दिन का सीन देखते हैं। त्यान अपनी टू बी वाइफ के साथ सामने खड़ा था। जैसे नैनचिंग आती है तो भागकर उसके पास आता है। नैनचिंग उसे बोलती है कि ये तुम्हारी शादी का गिफ्ट है। त्यान बॉक्स खोलते हैं तो उसमें मेडिसिन थी। तभी दुल्हन आ जाती है तो वो जल्दी से बॉक्स बंद कर देते हैं और त्यान का कजन हाउ मुड़कर उन्हें देखने लगते हैं और यही कजन है जिससे त्यान विरासत के लिए 2 साल लड़ा था। यानी दोनों का रिलेशन अच्छा नहीं। त्यान अपनी ब्राइड से नैनचिंग का इंट्रो करवाता है तो बताता है कि ये मेरे पर्सनल डॉक्टर है और बोलते हैं कि आपसे जहाँ हम जाएंगे ये हमारे साथ रहेगी। और फिर वो अपनी ब्राइड का इंट्रो करवाने लगते हैं तो नाम भूल जाता है। वो पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है। यांशी नैन्शी को अपना नाम बताती है। त्यान यांशी का बचपन का फ्रेंड है मगर वो उसका नाम भूल चुका था तो वो समझ जाती है कि उसकी मेंटल कंडीशन कैसी है। यांशी बोलती है कि मैं तुम्हें पहले से जानती हूँ क्योंकि त्यान के कमरे में तुम्हारी बहुत ज़्यादा फोटोज लगी हैं। त्यान उसकी बात सुनकर ऐसे खुश होता है कि जैसे उसने कॉम्प्लीमेंट दिया हो। नैनजिंग जाकर सीट पर बैठने लगती है तो त्यान उसका हाथ पकड़ लेता है। त्यान उसे बोलता है कि तुम मेरे स्पेशल गेस्ट हो तो फ्रंट सीट पर बैठना। नैनजिंग सीट पर बैठने लगती है तो वो देखती है कि कोई इसे ऑब्जर्व कर रहा है। वो सोचती है कि कौन है। वो त्यान की प्रोफाइल चेक करने लगती है तो उसे पता चलता है कि जिसके साथ उसने विरासत की लड़ाई लड़ी है वो उसका कजन हाउ है। वो जाकर हाउ के साथ बैठ जाती है। हाउ नैनजिंग की तारीफ करते हैं तो बोलते हैं कि अब मुझे समझ आया कि त्यान तुम्हें 2 साल से भूल क्यों नहीं सका। और फिर उसे डिटेल्स बताने लगते हैं कि हम दोनों ने विरासत की लड़ाई लड़ी और एंड पर पावर और पैसा उसके पास चला गया और वो उसे त्यान के खिलाफ करना चाहता था। तो बोलते हैं कि उस पर ट्रस्ट ना करना, उसकी पर्सनैलिटी डबल है। और अपनी तरफ से वो उसे डेंजरस बातें बताने लगते हैं कि नैनचिंग उसे डरने लगे। मगर नैनचिंग सब कुछ जानती थी तो वो कुछ नहीं बोलती। तभी शादी की सेरेमनी स्टार्ट होती है। तो जब ब्राइड की बारी आती है तो वो शादी के लिए हाँ बोलती है और जब त्यान से पूछा जाता है तो वो नैन्सी को देखते हुए सारी कस्में और वादे कर रहा था। तभी प्रीस्ट बोलता है कि ग्रूम ब्राइड को किस करेगा। यैंशी आंखें बंद करके खड़ी हो जाती है। तभी सब लोग शॉक रह जाते हैं कि त्यान नैन्सी के पास जाता है तो उसे किस कर लेते हैं। सब लोग गॉसिप करने लगते हैं कि क्या ये अपनी शादी में ही वाइफ के सामने उसे चीट कर रहा है। और हाउ भी शॉक रह जाता है और त्यान तो ऐसे प्रिटेंड करता है कि जैसे कुछ स्ट्रेंज नहीं हुआ। वो फिर से यांशी के सामने जाकर खड़ा हो जाता है और प्रीस को बोलता है कि बाकी की रस्में पूरी करें। हाउ नैन्सी को बताता है कि त्यान यांशी से मोहब्बत नहीं करता और ये सिर्फ एक बिजनेस मैरिज है और दोनों ही एक दूसरे से मोहब्बत नहीं करते। नैन्सी उसकी बात सुनती है तो वहां से चली जाती है और वो रास्ते में ही थी कि त्यान उसे कॉल करता है कि तुम्हारी शादी का गिफ्ट है तो उसे लेने आना। रात को नैन्सी उसके विला जाती है तो हाउ की बातों को याद करती है। हाउ ने उसे बोला था कि त्यान एक लीच की तरह है, अगर वो तुमसे चिपक जाए तो तुम्हारा सारा खून पी जाएगा मगर फिर भी तुम्हें नहीं छोड़ेगा। त्यान नैन्सी को देख लेते हैं तो खुश होकर उसे वेलकम करते हैं और फिर बोलते हैं कि मुझे लगा कि तुम मुझसे मिलने नहीं आओगी और बोलते हैं कि देखो कितना अच्छा गिफ्ट है। वो उसे एक कमरे में लाते हैं तो नैन्सी वहाँ डॉग को देखती है तो शौक रह जाती है। त्यान के गुंडों ने उसे बहुत ज्यादा पीटा था। त्यान अपने लोगों को इशारा करते हैं तो वो लोग डॉग पर वाइन गिराते हैं। उसे पेन होने लगती है तो वो जाग जाता है और फिर जैसे नैनचिंग को सामने देखते हैं तो भीख मांगता है कि मुझे यहाँ से जाने दो। मगर नैनचिंग अपने बचपन वाले इंसिडेंट को याद करती है तो बहुत ज़्यादा डरी हुई थी और त्यान तो उसके मन की हालत जानता था। वो उसके हाथ में एक डंडा पकड़ाता है तो बोलते हैं कि इसने बचपन में तुम्हारे साथ जो कुछ किया आज उसका बदला लो। और बोलते हैं कि इसने किस हाथ से तुम्हें टच किया था उस हाथ को तोड़ दो। डॉग भीख मांगता है कि मैं तुम्हारा फादर हूँ तो मुझे जाने दो। मगर नैनचिंग पास को याद करती है कि जब वो बेबस थी तो डोंग ने कैसे उसे असल्ट किया था और वो एक एक बात को याद करती जाती है तो डोंग को जोर जोर से मारे जा रही थी और त्यान बहुत खुश हो रहा था। नैचिंग थक जाती है तो डंडा फेंक देती है और जैसे वो बैठती है तो त्यान उसे बोलता है कि क्या बदला लेकर अच्छा लग रहा है। नैचिंग बहुत ज़्यादा सैड होती है तो रोने लगती है और बोलती है कि क्या तुम जानते हो कि मैं तुमसे नफरत क्यों करती हूँ, क्योंकि तुम मुझे वो सब याद दिलाते हो जो मैं भूलना चाहती हूँ। और क्या तुम जानते हो कि ये दूसरी बार है कि तुमने मुझे ये बात याद दिलाई। और फिर हम फ्लैशबैक के सीन देखते हैं। एक दिन नैनचिंग ध्यान का सेशन ले रही थी तो पूछती है कि बताओ तुम्हें क्या याद है।
और वो नहीं जानती थी कि बहुत ज़्यादा लोगों ने मिलकर त्यान को भी बचपन में असल्ट किया था। त्यान बताने लगते हैं कि मैं ओशन देख रहा हूँ और वहाँ बहुत से लोग हैं। वो बोलते हैं कि रात का टाइम है और बारिश हो रही है। मैं अपने कमरे में बैठा होमवर्क कर रहा हूँ। तभी दरवाज़ा खुलता है तो एक आदमी अंदर आता है। उसके हाथ में दूध का गिलास है। वो जानबूझकर दूध मेरे कपड़ों पर गिराता है ताकि मेरे कपड़े चेंज करने के बहाने वो मुझे नेकेड करे। और सब कुछ वैसा ही था जैसा नैन्सी के साथ हुआ था। तो वो शाउट करने लगती है कि तुम चुप हो जाओ। ध्यान जाग जाता है और बोलते हैं कि तुम मुझे चुप क्यों करवाना चाहती हो। और नैन्सी ने बहुत मुश्किल से ये बात खुद को भुलाई थी, मगर अब उसे सब याद आने लगते हैं तो उसकी हालत ख़राब होने लगती है। वो मेडिसिन लेती है तो खाने लगती है, मगर ध्यान था कि उसे स्टोरी सुनाते जा रहा था और नैन्सिंग चाह कर भी वो बात भूल नहीं पाती। और फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं नैन्सिंग ध्यान को बोलती है कि पहली बार तुमने तब मुझे यह बात याद दिलाई थी जब मैं तुम्हारा सेशन ले रही थी, और अब दूसरी बार तुमने मुझे ये बात याद दिलाई है और मैंने बहुत मुश्किल से खुद को नॉर्मल किया है, मगर तुम चाहते हो कि मैं उस ट्रॉमा में वापस जाऊं। और वो ये तो नहीं जानती थी कि त्यान के साथ भी ये सब हो चुका है। वो भी मुश्किल से खुद को कंट्रोल करने लगता है। नैन्सी उसे बोलती है कि मैंने बहुत मुश्किल से अपनी लाइफ नॉर्मल बनाई है, मगर तुमने सब बर्बाद कर दिया और मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारा इलाज करते करते मैं तुम्हें और पागल बना दूंगी। ध्यान बहुत सैड होता है तो बोलता है कि तुम मेरे साथ रहो, मुझे किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। तभी ध्यान और नैन्सिंग ऊपर आते हैं तो नैन्सिंग यांशी को बोलती है कि सॉरी, सेशन में बहुत टाइम लगा। यांशी बोलती है कि कोई बात नहीं, मुझे पता है। ध्यान बोलता है कि मैं इसे कमरा दिखाता हूँ। वो नैन्सिंग को उसका कमरा दिखाने आता है तो नैन्सिंग कमरा देकर बोलती है कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये तुम्हारा ब्राइडल रूम है। मगर नैन्सिंग उसे बोलते हैं कि ये कमरा तुम्हारा है और फिर उसे प्यार से बिठाता है तो उसके हाथ में मेडिसिन लगाने लगते हैं और बोलते हैं कि नेक्स्ट बार किसी को हिट करो तो डंडे को जोर से पकड़ना, वरना तुम्हारा हाथ हर्ट होगा। और फिर उसे बोलते हैं कि सिर्फ मैं ही तुम्हें क्योर कर सकता हूँ, और देखो मैंने मेडिसिन लगाई तो तुम्हारा ब्लड रुक गया। और नैन्सिंग बहुत क्रेजी होने लगती है तो वो अपने घाव को जोर से पुश करती है, ब्लड फिर से निकलने लगता है। नैन्सिंग बोलती है कि देखो मेरा हाथ हील नहीं हुआ। ध्यान उसका पागलपन देखते हैं तो वह हैरान लगता है। वो वहाँ से चला जाता है। ध्यान कमरे में जाता है तो यांशी स्मोकिंग कर रही थी। यांशी पहले से अपने बॉयफ्रेंड के बच्चे को लेकर प्रेग्नेंट थी, मगर उसने भी सिर्फ बिजनेस को लेकर शादी की थी और बॉयफ्रेंड उसे छोड़कर जा चुका था तो उसे अपने बच्चे के लिए नाम चाहिए था। तो त्यान इसके लिए वैसा ऑप्शन था। त्यान उसे बोलता है कि तुम प्रेग्नेंट हो तो स्मोकिंग ना करो। यांशी बोलती है कि दुख को बुलाने के लिए मैं स्मोक कर रही थी और फिर उसे बोलती है कि मैं तुमसे मोहब्बत करने लगी हूँ। त्यान उसे बोलता है कि तुम जानती हो कि मैं तुमसे मोहब्बत नहीं कर सकता। तभी यांशी नैन्सी को आते देखती है तो बोलती है कि क्या तुमने डॉक्टर नैन्सी को ये नहीं बताया कि तुमने इस बच्चे के कारण मुझसे शादी की। और अपनी तरफ से वो नैन्सी को ये जताना चाहती थी कि बच्चा त्यान का है। नैन्सी सैड होती है तो वहाँ से चली जाती है। त्यान वहाँ से जाने लगता है तो यांशी से बोलती है कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती हूँ और सारी लाइफ तुम्हारे साथ स्पेंड करना चाहती हूँ। त्यान उसकी बात सुनता है तो हंसने लगता है और बोलते हैं कि जब तक मैं होश में हूँ मैं तुम जैसी से मोहब्बत नहीं करता, और सिर्फ तब पॉसिबल है कि अगर मैं अपने होश खो दूँ तो शायद तुम्हारा हस्बैंड बन जाऊँ। और फिर हम देखते हैं कि नैन्सिंग जागती है तो त्यान उसके पास बैठा था। नैन्सिंग से बोलती है कि तुमने इस सब में एक प्रेग्नेंट लड़की को इन्वॉल्व क्यों किया। त्यान बोलते हैं कि क्या अच्छा नहीं लग रहा। तभी नैन्सिंग को हाउ कॉल कर रहा था तो वो बाथरूम जाकर उसकी कॉल आंसर करने लगती है। हाउ नैन्सिंग को बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुम भी त्यान से जान छुड़ाना चाहती हो, और उसे बोलते हैं कि हम दोनों मिलकर काम करते हैं। तुम ये प्रूव कर दो कि वो मेंटली सिक है, उसे यूके इलाज के लिए भेज दिया जाएगा तो जो मैं चाहता हूँ मुझे मिल जाएगा और तुम भी उसे फ्री हो जाओगी। नैन्सिंग बोलती है कि ओके, डील पक्की हुई। तभी त्यान आकर उसके पीछे खड़ा हो जाता है तो वो शॉक रह जाती है। वो फोन बंद कर देती है। त्यान उसे पूछता है कि कैसे डील। नैन्सिंग उसे बोलती है कि कोई मुझसे मिलकर काम करना चाहता है कि तुम यहाँ से दूर चले जाओ और मैं फ्री हो जाऊँ। और फिर मेडिसिन निकाल कर उसके सामने हाथ करती है, मगर त्यान उसके हाथ को बाइट कर लेता है। नैन्सी उसे बोलती है कि तुमने डॉग जैसी हरकतें कब स्टार्ट की। त्यान उसे बोलता है कि अगर मैं डॉग बन गया तो तुम्हें बाइट करूंगा और तुम्हें भी डॉग ही बना लूंगा। नैन्सिंग उसे बोलती है कि तुम मेडिसिन खाओ। त्यान मेडिसिन खा लेता है। नैन्सिंग बोलती है कि जब तुमको मेडिसिन खिलाए तो सोच कर खाया करो, क्योंकि कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जो स्टमक में जाते ही डिसॉल्व हो जाती हैं और तुम्हें हर्ट कर सकती हैं। त्यान नैन्सिंग को बोलता है कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है तो तुम मेरे साथ जाओगी। और फिर हम देखते हैं कि कंपनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। ध्यान सामने जाता है तो अपनी कंपनी की प्रोग्रेस बताने लगता है। तभी सडनली उसकी हालत खराब हो जाती है। यांशी उसे लाकर चेयर पर बिठाती है। हाओ सामने चला जाता है
तो बोलता है कि मेरे कज़न की डॉक्टर बताएगी कि इसे क्या हुआ है। वो नैन्सी को सामने बुलाता है। तियान हैरान होकर नैन्सी को देखने लगता है क्योंकि उसे यही लग रहा था कि वो उसे चीट करने वाली है। हाउ बोलता है कि बताओ मेरे कज़न को क्या हुआ है। नैन्सी बोलती है कि मैं प्रेजेंट तियान की साइकाट्रिस्ट हूँ। हाउ बोलता है कि आप बताएं कि उसकी मेंटल कंडीशन कैसी है। नैन्सी बोलती है कि उसकी कंडीशन बहुत क्रिटिकल है और इसे क्योर करना डिफिकल्ट है। हाउ बोलता है कि आप ये मेडिसिन देखें, वो मेंटली सिक है और ये मेडिसिन लेते हैं और ये बात उसकी डॉक्टर क्लियर करेगी। तियान शॉक रह जाते हैं कि वो क्या करने वाली है। नैन्जिंग मेडिसिन खा लेती है। सब लोग शॉक रह जाते हैं तो बोलते हैं कि आपने ये मेडिसिन क्यों खाई। नैन्जिंग सबको बताती है कि ये विटामिन हैं, क्योंकि प्रेसिडेंट की शुगर लो हो जाती है तो उसे मेडिसिन का सहारा लेना पड़ता है। तियान स्माइल करने लगते हैं। वो सामने जाते हैं तो एक कैप्सूल हाउ के मुंह में डालते हैं और बोलते हैं कि क्या शौक लगा। नैन्जिंग नीचे जाती है तो हाउ उसके पीछे जाते हैं और बोलते हैं कि तुमने मुझसे डील की थी कि उसे सबके सामने एक्सपोज करोगी। नैन्जिंग बोलती है कि मैं एक डॉक्टर हूँ तो झूठ कैसे बोल सकती हूँ। हाउ बोलते हैं कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो तुम मुझसे जान नहीं छुड़ा पाओगी। वो गुस्से में वहां से चले जाते हैं। तभी नैन्जिंग के सेल फोन पर एक मैसेज आता है कि डॉन की डेथ हो गई। वो शौक रह जाती है। वो तियान को देखती है तो तियान ऐसे प्रिटेंड करता है कि गिफ्ट कैसा लगा। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि नैन्जिंग जब हॉस्पिटल आती है तो उसकी बेस्ट फ्रेंड उसे बोलती है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, डरने की जरूरत नहीं। ऑफिसर उस पर शक कर रहे थे कि अपने डैड को मारने वाली वो है। वो उसे एक कमरे में लाते हैं तो बोलते हैं कि आप इसकी बॉडी पहचाने। और नैन्जिंग जानती थी कि ये सब तियान ने किया है। नैन्जिंग डरने लगती है तो वो कपड़ा नहीं हटाती। डॉक्टर खुद डॉन के मुंह से कपड़ा हटाता है तो उसकी हालत देखती है तो याद करने लगती है कि उसने कितनी बेरहमी से डॉन की पिटाई लगाई थी। वो कुछ बोलने लगती है कि तियान आता है तो बोलता है कि डॉन को मैंने मारा है और 24 घंटे मैंने दिन रात इसे बीट करवाया, ऐसे इसकी जान चली गई। नैन्जिंग शॉक रह जाती है कि वो उसका ब्लेम खुद पर क्यों ले रहा है। तियान नैन्जिंग को इशारा करता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। पुलिस उसे अरेस्ट करके ले जाती है। नैन्जिंग बहुत ज्यादा अपसेट होने लगती है तो वो बाहर जाकर स्मोकिंग करने लगती है। फ्लैशों में देखते हैं कि जब डॉन को बीट करने के बाद नैन्जिंग कमरे में आती है तो वो तियान से बोलती है कि जिसने मुझे लाइफ में सबसे ज्यादा पेन दी है मैं उसे मरता देखना चाहती हूँ और क्या तुम उसे मेरे लिए मार सकते हो। तियान उसे बोलता है कि इसके अलावा जो मांगोगी मैं करूंगा। मगर नैन्जिंग बोलती है कि नहीं, मुझे सिर्फ उसकी जान चाहिए। तियान हंसने लगता है तो नैन्जिंग भी हंसने लगती है। और फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं नैन्जिंग सोचती है कि अगर मैं पागलपन में उसे ये बात ना बोलती तो वो डॉन को ना मारता और ना जेल जाता। और ये न्यूज़ हेडलाइन बनी हुई थी कि नैन्जिंग ने डॉन को मार दिया और ऐसा उसने इस कारण किया कि डॉन ने उसकी मिस्ट्रेस नैन्जिंग को असल्ट किया था। कंपनी के शेयर्स गिरने लगते हैं और सबसे ज्यादा बेनिफिट हाउ को हो रहा था और उसे लग रहा था कि तियान जेल से बाहर नहीं आएगा तो कंपनी अब उसकी हो जाएगी। नैन्जी की रेपुटेशन खराब होने लगती है तो हॉस्पिटल उसे नौकरी से निकाल देता है। नैन्जी की फ्रेंड डायरेक्टर की बहुत रिक्वेस्ट करती है कि ऐसा ना करें, मगर डायरेक्टर नहीं मानता। और फिर हम देखते हैं कि नैन्जिंग जब घर जाती है तो उसकी मॉम बाहर खड़ी उसका वेट कर रही थी। वो उसे ब्लेम करती है कि तुमने डॉन की जान ले ली। नैन्जिंग उनकी बात सुनती है तो कुछ नहीं बोलती। मॉम बोलती है कि फाइनली मेरी लाइफ में पीस आया ही था, मगर तुमने मुझे बर्बाद कर दिया। तुम मुझसे नफरत करती थी तो मुझसे भी नफरत करो। उसे मार दिया है तो मुझे भी मार दो। वो नाइफ निकाल कर उसे पकड़ाती है तो नैन्जिंग अपने हाथ को हर्ट कर लेती है। मॉम शॉक रह जाती है तो सोचती है कि क्या ये पागल हो गई है। नैन्जिंग अंदर जाने लगती है तो मॉम उसे बोलती है कि आज से तुम मेरी बेटी नहीं, मैं तुमसे हर रिश्ता तोड़ रही हूँ। और ये बात नैन्जिंग को सेटिस्फाई करती है कि इतनी क्रूअल लेडी के साथ अब उसका कोई रिश्ता नहीं रहेगा। वो अंदर आती है तो त्यान सामने खड़ा था। वो उसे देखकर शॉक रह जाती है। वो बोलती है कि डॉन को मैंने मारा है तो तुमने ब्लेम खुद पर क्यों लिया। तो त्यान उसे बताता है कि रिपोर्ट यही आई है कि उसने बहुत ज्यादा पी ली थी तो उसकी डेथ हो गई और हम दोनों आजाद हो गए हैं। तभी त्यान उसके हाथ को नोट करते हैं तो बोलते हैं कि तुम्हारे हाथ को डैमेज किसने किया। नैचिंग उसे कुछ नहीं बताती। त्यान यही समझता है कि उसने खुद को खुद हर्ट किया। वो उसे बोलते हैं कि डॉन की डेथ के लिए खुद को ब्लेम ना करो और खुद को हर्ट करने की जरूरत नहीं। नैचिंग उसे बोलती है कि मैं तुम्हारी फिंगर काटी थी तो इसी कारण तुम मुझसे रिवेंज ले रहे हो और मैं अपनी सारी उंगलियां काट देती हूँ। वो नाइफ पकड़ने लगती है तो त्यान उसे बोलता है कि ऐसा कभी ना करना। नैजिंग हंसने लगती है तो बोलती है कि तुम मुझे अपनी फिंगर इस कारण नहीं काटने दे रहे कि तुम जानते हो कि अगर फिंगर काट जाए और दोबारा इम्प्लांट कर ली जाए तो फिर भी वो पहले जैसे नहीं रहती। त्यान उसे बोलता है कि ऐसा नहीं है, मैं तुम्हें हर्ट होता नहीं दे सकता। और बोलते हैं कि बाकी लोग तुमसे मोहब्बत नहीं करते, सिर्फ मैं हूँ जो तुमसे सच्ची मोहब्बत करता हूँ। सोमो तुम्हारे पेरेंट्स इवन कोई भी तुमसे वैसी मोहब्बत नहीं कर सकता। त्यान उसे बोलता है
कि मैं तुम्हारे हाथ की बैंडेज करता हूँ। नैनचिंग सोचती है कि मैं जानती हूँ कि मैं नॉर्मल नहीं हूँ और मैं ऐसे तुम्हारे साथ फेक लाइफ नहीं गुजार सकती। वो यांशी को कॉल करती है कि तुम्हारा हस्बैंड यहाँ है तो आकर उसे ले जाओ। त्यान बहुत सैड होने लगता है। त्यान खुद वहाँ से चला जाता है। तभी हाओ नैनचिंग को कॉल करते हैं तो बोलते हैं कि फ्रेंसिक की रिपोर्ट के हिसाब से डोंग ने बहुत ज़्यादा नशा किया था तो उसकी डेथ हो गई, मगर मुझे उनकी रिपोर्ट पर विश्वास नहीं। नैनचिंग उसे बोलती है कि क्या यहाँ से निकलने के लिए मेरी हेल्प कर सकते हो, तो हाओ हाँ बोलता है। और यांशी बहुत ज़्यादा गुस्से में थी कि नैनचिंग त्यान को उसे छीनने वाली है। वो एक आदमी को बुलाती है तो बोलती है कि किसी लड़के को रास्ते से हटाना है। आदमी से पूछते हैं कि क्या जान से मारना है या किडनैप करना है। यांशी बोलती है कि अगर जान भी चली जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट डे त्यान नैनचिंग को लेने आता है तो बोलते हैं कि मुझे तुम्हें किसी से मिलवाना है। वो उसे अपने विला लाते हैं तो अपनी मॉम से इंट्रोडक्शन करवाते हैं और बोलते हैं कि ये मेरी मोहब्बत है। यांशी वहीं थी तो वो जेलस होने लगती है। नैनचिंग बताती है कि मैं प्रेसिडेंट की साइकियाट्रिस्ट हूँ और मॉम तो ऑलरेडी सब कुछ जानती थी तो उसे कुछ भी बुरा नहीं लग रहा था और वो तो सिर्फ अपने बेटे को खुश देखना चाहती थी। तभी हाओ अपने डैड के साथ आता है क्योंकि आज त्यान के फादर की मेमोरियल सर्विस थी और फैमिली को मिलकर उनके लिए प्रेयर करना थी। और नैनचिंग ने हाओ के साथ डील की हुई थी कि वो उसे यहाँ से निकलने में हेल्प करे। हाओ अपने डैड को बोलते हैं कि नैनचिंग मेरी फियांसी है। त्यान उसकी बात सुनकर शॉक रह जाता है और फिर वो ऑफिशियली नैनचिंग को प्रपोज करता है तो त्यान और शॉक रह जाता है और बोलते हैं कि अभी इसका कूलिंग पीरियड चल रहा है तो ये तुमसे शादी नहीं कर सकती। हाउ बोलते हैं कि हाँ मैं जानता हूँ, जैसे ही कूलिंग पीरियड खत्म हो जाएगा तो हम दोनों ऑफिशियली शादी कर लेंगे। वो नैनचिंग को रिंग पहनाने लगते हैं। त्यान गुस्से में आता है तो रिंग फेंक देते हैं। नैनचिंग दूसरी रिंग निकालती है तो बोलती है कि मैंने दूसरी खरीद ली थी। त्यान बहुत अपसेट हो रहा था मगर दिखावे को स्माइल करता रहता है। तभी सर्वेंट आते हैं तो बोलते हैं कि प्रेयर का टाइम हो गया। त्यान की मॉम जाने लगती है तो हाउ का डैड बोलता है कि तुम मेरे भाई की ऑफिशियल वाइफ नहीं थी तो तुम नहीं जा सकती। वो वहाँ नहीं जाती। सब लोग एंस्ट्रोड हॉल जाते हैं। हाउ नैन्सी के साथ अकेला था तो वो उसे बोलते हैं कि क्या तुमने देखा कि जब मैंने तुम्हें प्रपोज किया तो वो सिर्फ टेंशन में आया, मगर जैसे ही मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा तो वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया और हम उसकी हालत से एडवांटेज लेंगे तो मैं तुम्हें भागने में हेल्प करूंगा। तभी वो उसको क्लोज होने लगते हैं। ध्यान आता है तो दोनों को पीछे कर देते हैं। सब लोग अंदर जाते हैं तो हाउ का डैड नैनचिंग को बोलते हैं कि तुम मेरी होने वाली बहू हो तो फ्रैग्रेंस चलाओ। वो फ्रैग्रेंस चला देती है। ध्यान बहुत गुस्से में आ रहा था। सब लोग बाहर चले जाते हैं तो यांशी ध्यान को बोलती है कि क्या तुमने देखा वो तुमसे मोहब्बत नहीं करती। ध्यान उसे बोलता है कि अगर वो मुझसे मोहब्बत ना भी करे तो भी मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करूंगा। यांशी बहुत जेलस होने लगती है। नैनचिंग जैसे ही बाहर जाती है तो ध्यान की मॉम उसे रोक लेती है और बोलती है कि 2 साल उसने विरासत की बहुत मुश्किल जंग लड़ी, मगर सिर्फ एक ही आस उसे जिंदा रखी थी कि वो तुमसे मिलेगा। और मुझे नहीं पता कि तुम दोनों के बीच में ऐसा क्या हुआ कि दोनों सेपरेट हो गए, मगर वो सिर्फ तुमसे मोहब्बत करता है। और वो अपने बेटे के दिल की बात बताती है तो अंदर चली जाती है। नैनचिंग हाउ के डैड के वर्ड याद करती है जो उसने त्यान की मॉम को बोले थे तो उसे रियलाइज होता है कि त्यान और उसकी माँ की लाइफ इस फैमिली में बहुत मुश्किल है। तभी त्यान उसे टेक्स्ट करते हैं कि मुझसे एंसर्ट हॉल में आकर मिलो। नैनची खुश हो जाती है तो उससे मिलने अंदर चली जाती है। हाओ और यांशी विंडो से उसे देख रहे थे। नैनचिंग अंदर जाने लगती है कि एक आदमी उसे कॉल करता है कि तुम्हारे डैड पर बिलियंस का कर्ज है, हमने उसे किडनैप किया है और अगर उसे छुड़ाना चाहती हो तो आकर ले जाओ। नैनचिंग क्रूअल हो जाती है तो बोलती है कि उसे जान से मार दो। उधर हाओ और यांशी मिलकर कुछ प्लान करते हैं। नैनचिंग जैसे एंसर्ट हॉल जाती है तो त्यान वहाँ नहीं था। कोई आदमी आता है तो उसके मुंह पर रुमाल रखते हैं तो उसे बेहोश कर देते हैं। तभी आग लग जाती है। नैनचिंग जागती है तो वो यही समझती है कि यह सब त्यान ने किया क्योंकि वो उसे अपने पास रोकना चाहता है और वो उसी विला में कैद थी जहाँ 2 साल वो पहले कैद थी। वो बाहर आती है तो सामने लगे कैमरा में त्यान उसे देख रहा था। वो नैनचिंग को देखते हैं तो बोलते हैं कि क्या तुम ठीक हो। नैनचिंग शाउट करती है तो बोलती है कि क्या आग तुमने लगाई थी और बोलती है कि तुम यहाँ हो, मुझे तुमसे बात करनी है। और त्यान उसे ये क्लियर नहीं करता कि आग उसने नहीं लगाई थी। वो उसे बोलते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम यहीं रहोगी। नैनचिंग बहुत ज़्यादा डरने लगती है कि पास की तरह वो यहाँ कैद होने वाली है। और फ्लैशबैक में 2 साल पहले का सीन देखते हैं। नैनचिंग त्यान के साथ रहते तंग आ जाती है तो वो उसे बोलती है कि हम ब्रेकअप कर रहे हैं। नैनचिंग बोलते हैं कि क्या 2 वर्ष में तुमने हमारा रिश्ता तोड़ दिया। नैनचिंग ज़बरदस्ती जाना चाहती थी तो त्यान उसकी नेक को हिट करता है और बेहोश कर देता है। और जब वो जागती है तो त्यान उसे बोलता है क्या मैं सिर्फ तुम्हारा लवर हूँ, तुम्हारा पेशेंट नहीं। नैनचिंग उसे बोलती है कि तुम कभी क्योर नहीं हो सकते और वो हर दिन यहाँ से भागना चाहती थी, मगर त्यान उसे यहाँ से भागने नहीं देता। और फिर वो एक एक मोमेंट को याद करती है
कि कैसे वो उसकी फिंगर काट कर और दरवाज़ा खोलकर यहाँ से भागी थी। और फिर हम प्रेज़ेंट में देखते हैं, नैंजिंग सोचती है कि इस बार मैं यहाँ से कैसे भागूँगी। तभी दरवाज़ा नॉक होता है, तो वो जाकर दरवाज़ा खोलती है। एक आदमी उसे फ़ोन देते हैं तो बोलते हैं कि बाथरूम में कैमरा नहीं लगा, तो आप वहाँ जाकर बात कर लेना। वो बाथरूम जाती है, तो हाउ उसे कॉल करता है और उसे एक प्लान बताता है कि कैसे वो यहाँ से निकल सकती है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि त्यान जैसे ही नैंजिंग से मिलने आता है, तो वो उसकी आंखें बांधती है, तो स्विमिंग पूल के पास लाती है। त्यान बोलता है कि हम कहाँ जा रहे हैं। जैसे ही नैंजिंग उसकी आंखों से पट्टी हटाती है, त्यान स्विमिंग पूल को देखते हैं, तो पास की बातें उसे डिस्टर्ब करने लगती हैं, क्योंकि उसके स्टेप डैड ने जब उसे लोगों के हाथों सेल किया था, तो वो उसे शिप पर लेकर गए थे। और हाउ ने सिर्फ नैंजिंग को यही बताया था कि वो पानी से डरता है, तो वो उसे पूल के पास लेकर जाए और बताया था कि उसे क्या करना है। नैंजिंग प्लान के हिसाब से बोलती है कि तुम जानते हो कि मुझे स्विम करना नहीं आता। वो पानी में कूद जाती है और वो सांस बंद किए रहती है। जब वो ऊपर नहीं आती, तो त्यान बहुत डरने लगता है। वो वहां से जाने लगता है, तो फिर वो सोचता है कि वो मार जाएगी। वो पानी में कूद जाता है, मगर उसे स्विमिंग नहीं आती थी, तो वो डूबने लगता है। और प्लान के हिसाब से नैंजिंग बाहर आ जाती है। तभी हाओ आता है, तो बोलता है कि चलो मैं तुम्हें एक स्टोरी बताता हूँ। वो बोलते हैं कि एक छोटा डक था, उसे समंदर देखने का बहुत शौक था। एक बार वो समंदर देखने गया, तो कुछ लोगों ने उसे बुली किया और तब से वो पानी से डरने लगा और वो रियल बात छुपा जाता है कि तियान के साथ एक्चुअली क्या हुआ था। वो बोलते हैं कि अगर वो पानी में डूबकर मर जाए, तो हम दोनों में से किसी का नाम नहीं आएगा। लैंचिंग उसे बोलती है कि क्या तुम उसे मारना चाहते हो। हाउ बोलते हैं कि तुम भी तो फ्री होना चाहती हो, और अगर वो मर जाएगा तो तुम फ्री हो जाओगी। लैंचिंग उसे हिट करती है, तो तियान को बचाने भागती है और वो यही समझती थी कि वो मेंटली इल है। मगर अब उसे रियलाइज होता है कि जैसे वो बचपन के ट्रॉमा में कैद है, त्यान की हालत भी वैसी ही है। वो पानी में जाती है, तो त्यान को निकाल कर बाहर लाती है। और इस टाइम नैन्सी को रियलाइज होता है कि त्यान ने उसे घर में कैद इस कारण करके रखा था कि कोई दोनों को हर्ट ना करे। और फिर वो सोचती है कि जब मैं उसका इलाज कर रही थी, तो मोहब्बत के लिए इनिशिएटिव मैंने लिया था, और अगर वो भी मुझसे मोहब्बत करने लगा, तो ये उसकी मिस्टेक नहीं। नैन्सी वहाँ से जाने लगती है, तो त्यान उसे बोलता है कि मैं जानता था कि तुम भी मुझसे मोहब्बत करती हो। और नैन्सी को यही लगता था कि अगर वो त्यान के साथ रहेगी, तो वो उसे पास की मेमोरीज भूलने नहीं देगा। और ऐसा वो इस कारण करता है कि नैन्सिंग उसे छोड़कर ना जाए। और रेस्टोरेंट हॉल में भी आग उसने खुद लगाई थी, और उसके स्टेप डैड वाला इंसिडेंट वो बार बार उसे याद दिलाता है। उसे रियलाइज होता है कि अगर वो उसके साथ रहेगी, तो वो क्रेजी हो जाएगी। वो उसे छोड़ के चली जाती है और त्यान बहुत ज्यादा सैड हो जाता है। और फिर हम 1 मंथ बाद का सीन देखते हैं। त्यान दिन रात नैन्सी को ढूंढ रहा था, मगर वो उसे ढूंढ नहीं पाता। उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। एक दिन रिपोर्टर उसे देखते हैं, तो घेर लेते हैं और उसे क्वेश्चन करने लगते हैं, क्योंकि हाउ ने उन्हें सारी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन बता दी थी। रिपोर्टर बोलते हैं कि हमने सुना है कि आपके स्टेप फादर ने एक ग्रुप को हायर किया, जिन्होंने बचपन में आपको असल्ट किया था, और यांशी इस सब में इन्वॉल्व थी। मगर वो रिपोर्टर्स को बोलती है कि ये इसका पास था, तो क्या सब याद दिलाकर इसके जख्म हरे करना चाहते हो। ध्यान बहुत सैड होता है, तो वहाँ से चला जाता है। वो घर आता है, तो सारे घर में घूमकर वो नैन्सी की याद करने लगता है और सोचते हैं कि तुम्हारे बिना ये घर खाली लगता है। तभी नैन्सी की फ्रेंड आती है, तो बोलती है कि तुमने उसे कहाँ छुपाया है। मगर त्यान तो खुद नहीं जानता था कि वो कहाँ है, तो उसके पास कोई भी आंसर नहीं था। यैंशी हाउ के साथ मिली हुई थी, तो वो दिन रात त्यान को ऐसी मेडिसिन खिलाती कि वो वीक होता जा रहा था, और अब वो व्हील चेयर पर था, क्योंकि वो अपने पाँव पर चल भी नहीं सकता था। हाउ उसकी हालत का बेनिफिट ले रहा था, तो वो शेयर होल्डर्स के सामने जिताने की कोशिश करता था कि त्यान मेंटली सिक है, और सब उसकी बातों में आ चुके थे। और 3 मंथ ऐसे ही बीत जाते हैं। एक दिन त्यान की मॉम नैन्सी को ढूंढ लेती है। वो नैन्सी को बोलती है कि मुझे तुमसे बात करनी है। नैन्सी बोलती है कि मेरा त्यान से अब कोई भी रिश्ता नहीं। मॉम रोने लगती है, तो सेल फोन पर उसे त्यान की कंडीशन दिखाती है और बताती है कि उसकी हालत तो इतनी ख़राब है कि अब वो व्हील चेयर पर है। नैन्सी बोलती है कि वो खुद को हर्ट करना चाहता है, ये उसकी नई प्लानिंग है, और आप अपने बेटे को अच्छे से जानती हैं। मॉम बोलती है कि मैं जानती हूँ कि उसने जो तुम्हें स्टोरी सुनाई थी, तुमने यही समझा कि वो तुम्हारी और डॉन की स्टोरी थी, मगर सच तो ये है कि त्यान के साथ भी वैसा ही हुआ था। और त्यान ने खुद अपनी मॉम को बोला था कि अगर किसी दिन वो नैन्जिंग से मिलने में कामयाब हो जाए, तो उसकी लाइफ के बारे में उसे हर बात खोलकर बताए। इसी कारण उसकी मॉम नैन्जी को सब कुछ बताने के लिए मान जाती है। फ्लैशबैक में देखते हैं कि त्यान का स्टेप डैड उसे कुछ पैसे देता है। त्यान कार का दरवाजा खोलने लगता है, मगर डैड उसे बोलते हैं कि तुम बाहर नहीं जा सकते, और फिर उसे बोलता है कि तुम जानते हो कि तुम्हारी ग्रैंडमा बीमार है
और तुम्हारी माँ के पास इतने पैसे नहीं कि तुम दोनों का खर्चा अफोर्ड कर सके। और जैसा मैं बोल रहा हूँ, अगर तुम वैसा करो तो तुम्हें बहुत बड़ी अमाउंट मिलेगी। और वो उसे ज़बरदस्ती शिप पर लेकर जाता है जहाँ वो इंसिडेंट हुआ था। और फिर हम प्रेजेंट देखते हैं, ध्यान की मॉम नैन्सी को सारी स्टोरी बताती है। तो बोलती है कि इसी कारण जब वो समंदर को देखते हैं या पानी देखते हैं तो वो डरने लगते हैं। और फिर उसे बताती है कि यांशी हाओ के साथ मिली हुई है और दोनों मिलकर ये प्रूव करना चाहते हैं कि वो मेंटली सिक है। मॉम चली जाती है तो नैनजिंग ध्यान की सारी केयर और बातें याद करने लगती है। तो बहुत सैड होने लगती है और फिर वो याद करती है कि वो इतने बड़े ट्रॉमा से गुजरा कि वो पानी में जाने से डरता था। मगर जब उसने ये देखा कि मैं डूब कर मार जाऊंगी तो उसने सारा खौफ भुला दिया और मुझे बचाने को पानी में कूदा। उसे रिग्रेट होने लगता है कि उसने त्यान को रॉन्ग समझा। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि यांशी त्यान को एक मेडिसिन खिलाती है। तो फिर बाहर जाकर वो हाउ से बात करने लगते हैं। दोनों प्लान कर रहे थे कि वो कैसे त्यान को रास्ते से हटाएंगे। इसी बीच में एक नर्स त्यान के कमरे में आती है तो मेडिसिन चेक करने लगती है और इसे नैनचिंग ने भेजा था। वो सारी मेडिसिन चेक करती है तो नैनचिंग को बता देती है कि मेडिसिन कौन सी है। हाउ और यांशी को एक फाइनल स्टेप लेना था कि वो त्यान को रास्ते से हटाएं। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि कंपनी की मीटिंग थी और एक डील साइन होना थी। प्लान के हिसाब से यांशी त्यान को लेकर आती है। हाउ और उसका डैड त्यान की हालत देखते हैं तो उन्हें बहुत खुशी हो रही थी। वो लोग उसे मीटिंग रूम में लाते हैं तो हाउ साहब शेयर होल्डर्स के सामने त्यान को बोलते हैं कि प्रोजेक्ट पर साइन करो। यांशी साइन लेने में हेल्प करती है। त्यान जैसे ही साइन करते हैं तो एंड पर आकर वो साइन बिगाड़ देते हैं। हाउ बहुत गुस्से में आता है। वो यांशी को बोलते हैं कि ये दूसरे डॉक्यूमेंट हैं। वो उन पर साइन लेने ही लगती है कि त्यान की मॉम आती है तो बोलती है कि तुम मेरे बेटे के शेयर अपने नाम ट्रांसफर कर रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता। हाउ बोलते हैं कि ये सिर्फ एक प्रोजेक्ट है। मॉम शेयर होल्डर्स को पेपर्स दिखाती है तो बोलती है कि ये शेयर ट्रांसफर के पेपर हैं और बताती है कि यांशी और हाउ मिले हुए हैं और बोलती है कि मेरा बेटा इस लायक है कि कंपनी संभाल सके। हाउ त्यान को गिरा देते हैं तो बोलते हैं कि अगर ये इस लायक है तो उठकर दिखाए। तभी पुलिस ऑफिसर आता है तो मॉम उसे बताती है कि इसने मेरे बेटे को हर्ट करने की कोशिश की। हाउ बोलते हैं कि नहीं, मैं तो अपने कजर की केयर कर रहा था। तभी नैनचिंग आती है तो बोलती है कि मॉम सच बोल रही है। हाउ उसे देखकर शॉक रह जाता है और फिर उसे बोलते हैं कि क्या तुम चाहती हो कि ये तुम्हें फिर से कैद करके रखे। मॉम पुलिस को पेपर्स दिखाती है तो बोलती है कि हाउ और यांशी मिलकर मेरे बेटे की प्रॉपर्टी हथियाना चाहते हैं और इसे मारना चाहते हैं। यांशी बोलती है कि ये मेरे बच्चे का फादर है तो मैं इसे हर्ट क्यों करूंगी। मॉम बोलती है कि तुम भी जानती हो कि ये बच्चा किसका है। और त्यान की मॉम ने नैनचिंग को वीडियो दिखाई थी जहां यांशी एंसर हॉल में आग लगा रही थी। नैनचिंग को वीडियो पुलिस ऑफिसर को दिखाती है तो बोलती है कि आग भी इसने लगाई थी और मुझे मारने की कोशिश की थी। मॉम बोलती है कि इन सबको रेस्ट करो। हाउ का डैड बोलता है कि बस करो, तुम्हारा बेटा इस लायक नहीं कि कंपनी संभाल सके। त्यान बोलते हैं कि अंकल जल्दी किस बात की है। अंकल शॉक्ड जाते हैं तो बोलते हैं कि क्या तुम नाटक कर रहे थे कि तुम बीमार हो। और हाउ भी शॉक्ड जाता है और सबसे ज्यादा डर जैंशी को लग रहा था क्योंकि वही उसे रॉन्ग मेडिसिन देती थी। त्यान अपने अंकल को बोलता है कि मुझे पता है कि आपने कंपनी की सील चोरी करवाई थी। अंकल बोलता है कि हम तो तुम्हारे घर कभी गए नहीं। त्यान बोलते हैं कि हाँ मुझे पता है कि आप खुद नहीं गए थे, आपने मेरी वाइफ को यूज किया कि सील चोरी करके लाए। और मैं ये भी जानता हूँ कि आपने घर के सारे कैमरास बंद करवा दिए हैं ताकि पुलिस को एविडेंस ना मिले, मगर मैंने सब कुछ अपने कैमरा से रिकॉर्ड कर लिया था। और फिर वो नैनजिंग को आंख मारता है तो नैनजिंग स्माइल करने लगती है। फ्लैश में देखते हैं कि नर्स जब नैनजिंग को कॉल करती है कि यांशी त्यान को कौन सी मेडिसिन दे रही है तो वो खुद वहाँ आती है और वो मेडिसिन चेंज कर देती है। और यांशी को यही लग रहा था कि वो त्यान को वही मेडिसिन दे रही है कि उसकी दिमाग की हालत ख़राब हो जाए, मगर नैनजिंग की मेडिसिन ने त्यान के दिमाग की हालत ठीक कर दी थी। और फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं त्यान स्माइल करने लगता है। यांशी बोलती है कि मैं कभी तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहती थी। त्यान बोलते हैं कि इन 3 मंथ्स में तुमने मेरी हालत कहाँ से कहाँ पहुँचा दी और तुम्हें यही लगता था कि तुम जब हाउ से फ़ोन पर बात करती हो तो मुझे कुछ भी पता नहीं, मगर मुझे सब कुछ पता था और मैं फूल होने का नाटक करता था। वह नैनचिंग का हाथ पकड़ते हैं तो ले जाते हैं। नैनचिंग उसे हॉस्पिटल आती है तो उसका इलाज स्टार्ट करवाती है। नैनचिंग उसे बोलती है कि तुमने अपनी हालत इस स्टेज पर क्यों पहुंचाई। त्यान बोलते हैं कि मुझे पता था कि तुम मेरी ऐसी हालत देखोगी तो वापस आओगे। और बोलते हैं कि क्या तुम भी मुझसे मोहब्बत करती हो। नैनचिंग दिखावे को बोलती है कि मैं तुम जैसे से मोहब्बत नहीं कर सकती। त्यान बोलते हैं कि अगर मुझसे मोहब्बत नहीं करती तो मुझे बचाने को वापस क्यों आई हो। नैनचिंग बोलती है कि जिन्होंने तुम्हें हर्ट किया है उन्हें पनिश दिलाने। और फिर वो बोलती है कि चाहो तो मुझे सारी लाइफ के लिए कैद करके रख सकते हो। वो उसके सामने हाथ करती है कि मुझे कैद कर लो। त्यान डरते डरते
उसका हाथ पकड़ता है तो उसे पास बिठाता है और फिर बोलता है कि तुम जानती हो कि मैं बीमार हूँ और कभी रिकवर नहीं कर सकता। अगर तुम मेरे साथ रहो तो मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर सकूंगा। नैनजिंग उसे बोलती है कि मुझे तो तुम्हारा थैंक्स करना है कि तुमने मुझे कैद करके रखा और ऐसे तुमने मुझे बाहर की वर्ल्ड से प्रोटेक्ट किया था। त्यान बोलता है कि मुझे पता है, ऐसा तुम इस कारण बोल रही हो कि मैं रिलैक्स हो जाऊं। नैनजिंग उसे बोलती है कि क्या मुझे चेन से नहीं बांधोगे। त्यान उसे बोलता है कि मैं तुम्हें हक करना चाहता हूँ। वो नैनजिंग को हक करता है। वो एक एक करके अपने दोनों की बचपन की पेनफुल मेमोरीज याद करता है। तो फिर वो याद करता है कि उन दोनों ने जितना टाइम स्पेंड किया वो बहुत अच्छा था। और फिर वो याद करते हैं कि नैनजिंग उसे भागना चाहती थी तो कैसे उसने अपनी जान छुड़ाई। उसे रियलाइज होता है कि वो सारी लाइफ के लिए उसे कैद करके नहीं रख सकता। वो बहुत रोने लगता है। नेक्स्ट डे वो नैनजिंग को कार में बिठाते हैं तो ड्राइवर को बोलते हैं कि इसे कैपिटल छोड़ कर आओ। नैनजिंग हैरान होती है तो बोलती है कि ये तुम क्या बोल रहे हो, क्या मुझे कहीं और कैद करके रखना चाहते हो। त्यान उसे बोलते हैं कि अब तुम फ्री हो, जहाँ चाहो जा सकती हो। नैनजिंग बहुत हैरान होती है तो सोचती है कि क्या ये मुझे फ्री कर रहा है। और फिर हम देखते हैं कि नर्स नैनजिंग को कॉल करती है तो बताती है कि मिस्टर त्यान इलाज के लिए नहीं आ रहा और बोलती है कि वो भी प्रॉपरली क्योर नहीं हुआ तो हम क्या करें। नैनजिंग से बोलती है कि ओके, मैं तुमसे फिर बात करूंगी। मेरा हाउसकीपर कॉल कर रहा है तो मुझे उसे काम करवाना है। वो फ़ोन बंद करती है तो त्यान को देखकर स्माइल करने लगती है क्योंकि उसका हाउसकीपर कोई और नहीं बल्कि त्यान था। वो उसे पूछती है कि क्या मैंने तुम्हें क्योर कर लिया है। त्यान बोलता है कि मुझे लगता है कि मैं पूरी तरह ठीक हूँ क्योंकि मैं घर के सारे काम करता हूँ और कोई भी दाग धब्बा नजर नहीं आता और खाने में 4 डिशेस और सूप भी बनाता हूँ। तो क्या तुम्हें लगता है कि मेंटली इल पर्सन ऐसे काम कर सकते हैं। नैनजिंग बोलती है कि देखो, मैंने तुम्हें ऐसे क्योर किया है कि तुम्हारी हाउस कीपिंग की स्किल्स भी अब निखर कर बाहर आ रही हैं। त्यान बोलता है क्या मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नैनजिंग से पूछती है कि ठीक होने के बाद कैसा लग रहा है। त्यान बोलता है कि मुझे लगता है कि एक बटरफ्लाई मेरी वर्ल्ड में आएगी तो मेरी वर्ल्ड खुशियों से भर जाएगी। नैनजिंग बोलती है कि क्या मेरे बारे में बात कर रहे हो। त्यान स्माइल करने लगते हैं तो बोलते हैं कि वो बटरफ्लाई तुम नहीं हो, मगर दोनों साथ में बहुत खुश थे। इस सीन के साथ ही मूवी फिनिश हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।